Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 34. Incorrect statement for viscosity method for molecular weight determination of polymer is. हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं और साथ ही साथ में इसकी थियोरी भी डिस्कस कर लेंगे. ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ कन्वीनियंट मेथड इन सोल्यूशन. अब ऐसा बोला है जो विस्कोसिटी मेथड है, ठीक है, जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो पॉलीमर का है वो पता लगाते हैं, वो काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है. कन्वीनियंट क्यों है? इसलिए कन्वीनियंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो आपका इक्विपमेंट है वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं और ईजी टू हैंडल होते हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं वो सिंपल जो फ्लो टाइम होता है ना, ईजी फ्लो टाइम का मेजरमेंट होता है. इसकी वजह से ये मेथड काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट होता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होता है, ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉट, ठीक है. यही होता है क्या, आपका रिलेटिव विस्कोसिटी, ठीक है. अब यहाँ पर ये बिल्कुल सही बोल रहा है, जो आपका ईटा है वो होता है विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, ईटा नॉट होता है विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट. रिलेटिव नाम ही क्यों दिया है विस्कोसिटी का? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन की विस्कोसिटी को किससे रिलेट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से. अब आप सभी को पता ही होगा कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है. तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी. अब आता है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी. स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू, आप बोलेंगे ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉट -1, और यू कैन से रिलेटिव विस्कोसिटी -1, ठीक है. और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ईटा माइनस ईटा नॉट डिवाइडेड बाय ईटा नॉट, ये आपका आ गया स्पेसिफिक विस्कोसिटी. अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई भी कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें आपने सॉल्वेंट में आपके पॉलीमर एज अ सोल्यूट ऐड किए, राइट. तो ये आपका सोल्यूशन है. तो यहाँ पर स्पेसिफिक विस्कोसिटी का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा विस्कोसिटी सॉल्वेंट में आई है ड्यू टू द एडिशन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक विस्कोसिटी. इसलिए यहाँ पे बोला है कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी. क्यों? क्योंकि सोल्यूट या पॉलीमर ऐड करने से जो विस्कोसिटी में एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है वही आपकी क्या है, स्पेसिफिक विस्कोसिटीज. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट. नेक्स्ट इज intrinsic viscosity and molecular weight are related by the relation, or this is the relation given, eta I, that is intrinsic viscosity, is equals to T divided by m to the power a. This is absolutely wrong. आपके पास correct relation होता है intrinsic viscosity is equals to K m v to the power a. इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन एट ज़ीरो कंसनट्रेशन. जब आपका जो सोल्यूशन है दैट अप्रोच इज ज़ीरो कंसनट्रेशन, तो आप इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो यहाँ पे ये तो है आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी. तो यहाँ पर m क्या है, एम वी क्या है, ये है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है. और यहाँ पर ये K और A जो है ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक पॉलीमर एंड सॉल्वेंट, राइट. अब जो A है इसकी वैल्यू जनरली A इज़ 0.5 to 0.9, ठीक है. अगर क्वेश्चन में लेट्स से आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया है जिसमें इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकालनी है, आपको K की वैल्यू दे दी, M की वैल्यू दे दी और A की नहीं दी, तो आपको सिंपली A को 0.5 लेना है, ठीक है. ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं. आप पूछेंगे कि A की ये रेंज कैसे आई, तो ये बेसिकली आई आफ्टर मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम ऑफ द पॉलीमर, ठीक है. आपको कोई भी पॉलीमर दे दिया, ठीक है. अब क्या हुआ कि वो पॉलीमर जब सॉल्वेंट में आपने ऐड किया तो वो पॉलीमर की अगर चेन बहुत बड़ी हुई या फिर लेट से सॉल्वेंट काफ़ी बढ़िया है कि वो पॉलीमर को अच्छे से उसने सॉल्वेंट में एक्सपैंड कर दिया, तो उसका जो हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम है ना पॉलीमर का, वो काफ़ी बढ़ जाएगा क्योंकि वो अच्छे से एक्सपैंड हो गया. इन दैट केस आपकी A की वैल्यू ज़्यादा आएगी. इसी की जगह लेट्स से अगर सॉल्वेंट इज़ नॉट अ गुड सॉल्वेंट, इट इज़ नॉट एबल टू एक्सटैंड और एक्सपैंड द पॉलीमर, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट्स भी स्मॉलर है, A की वैल्यू कम आएगी, ठीक है. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी.
Here we have question number 35. For a polymer, weight, average molecular weight and number average molecular weight are 40,000 and 30,000 respectively. The polydispersity of polymer is. तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है MW डिवाइडेड बाय MN, दैट इज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है. यहाँ पर आया 4/3 विच इज़ नियर अबाउट 1.33. दिस इज ग्रेटर देन 1. देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. Here we have question number 36. Assertion क्या दे रखा है? At a given temperature, heavy molecules move more slowly than light molecules. तो यहाँ पर आपको heavy और light molecules के बारे में दे रखा है कि heavy molecule slowly move करता है. तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें मास आता हो और वेलोसिटी आती हो, तो बिल्कुल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों आता है, राइट? तो कोई भी टेम्परेचर पे, कोई भी एक टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हम रखते हैं तो क्या होता है कि चाहे मॉलिक्यूल हैवी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, चाहे छोटे मॉलिक्यूल्स हो या लाइटर मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, तो दोनों के दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ना गिवन टेम्परेचर पे, दैट इज जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो सेम होती है. अब हमें अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रखनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लाइटर मॉलिक्यूल है, मतलब जिसका मास कम है, तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिसका मास ज़्यादा है, दैट इज़ जो हेवियर मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी. तभी दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी. अगर हैवी मॉलिक्यूल जो है आपका वो क्या करे, ज़्यादा वेलोसिटी से बढ़ने लग जाए, तो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज आनी चाहिए उससे ज़्यादा आ जाएगी, तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, हमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. क्या कि एट अ गिवन टेम्परेचर, जब एक ही टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब हेवियर मॉलिक्यूल मूव स्लोली देन लाइट मॉलिक्यूल, राइट? ठीक है, तो आपका असर्शन जो है वो तो बिल्कुल सही है. फिर बात करते हैं इसके रीज़न की. क्या रीज़न दे रखा है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया? तो रीज़न दे रखा है एट अ गिवन टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. यहाँ तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर दी. अगर मास ज़्यादा है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये इसका रीज़न तो बिल्कुल नहीं है. अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला होता क्या है. तो हमें पता है कि VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, जहाँ पर जो R है ये तो आपका गैस कांस्टेंट होता है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और M मोलर मास होता है गैस का, ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो VRMS that is root mean square velocity is inversely proportional to under root of molar mass. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया. ना तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ना ये स्टेटमेंट खुद सही है. तो आपका स्टेटमेंट A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर है.